Good morning, class 12. Today we will continue the same topic, that is techniques of Taylor. जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने टेक्निक्स दी है, two techniques I taught you yesterday. Those were, कौन सी टेक्निक्स थी वो? टेक्निक 1 was functional foremanship, ये मैंने कल करवाई थी आपको, and second standardization and simplification. Now third technique is work study. ये वर्क स्टडी की है, इसमें 4 टेक्निक्स आती है. वर्क स्टडी मीन्स it ensures maximum production at minimum cost and getting best contribution from every factor. ये इसका क्या मतलब है कि कम से कम जो लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है. ये वर्क स्टडी क्या करती है, मतलब गेटिंग बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर. तो इसमें जो वर्क स्टडी में 4 टेक्निक्स आती है, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी. ये सारी टेक्निक्स किस में आती है? वर्क स्टडी में आती है. तो फर्स्ट इज फैटिग स्टडी. फैटिग मीन्स थकान, थकान अध्ययन भी क्या बोल देते हैं इसे. ये स्टडी क्यों की जाती है, यानी इसमें मतलब दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, यानी कितनी बार एक जो पर्सन को वर्कर को रेस्ट देना है, द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल और कितनी देर का होना चाहिए, एंड द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल और कितने रेस्ट इंटरवल देने हैं. यानी ऐसा क्यों किया जाता है, यानी हमें फील करते हैं कि टेलर ने महसूस किया कि जब एक वर्कर लंबे समय तक काम करता है तो टायर्ड हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट इंटरवल दे दिया जाए तो दोबारा से वो पूरी फुल एनर्जी के साथ काम पर वापस आएगा. जिस तरह से आपके स्कूल में जो टाइम टेबल बनाया जाता है, तो टाइम टेबल के बीच में रिसेस रखी जाती है और टीचर्स के टाइम टेबल में फ्री पीरियड रखे जाते हैं. क्यों दिए जाते हैं? ताकि जब टीचर रेगुलर क्लासेस लेगा तो उसका जो फैटिग फील करेगा, थकान फील करेगा, तो उसको फुल एनर्जी से दोबारा वापस लाने के लिए थोड़ा रेस्ट इंटरवल दे दिया जाता है. और इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि रेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए, कितनी देर का होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए. A person is bound to get tired when he is performing a job for a long period of time. एक पर्सन जब लंबे समय तक काम करता है तो उसे थकान होती है, एंड देयर इज ऑलवेज नीड फॉर रेस्ट इंटरवल. तो उसे क्या चाहिए होता है? रेस्ट इंटरवल चाहिए होता है. तो टेलर suggested that the time period and the frequency of rest interval should not be decided by wish and experience of the manager. तो टेलर ने ये एक सजेशन दिया कि जो रेस्ट इंटरवल का टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी यानी कितनी बार देना है, ये मैनेजर अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करेगा. इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच. उस साइंटिफिक अप्रोच के बेस पे होना चाहिए. तो फैटिग स्टडी मस्ट बी कंडक्टेड. जो भी फैटिग स्टडी जो कंडक्ट की जाती है किसके बेस पे होनी चाहिए? साइंटिफिक अप्रोच के बेस पर होनी चाहिए. तो इसके लिए उसने क्या किया कि जो एवरेज वर्कर को काम करते देखा, तो उसको देखा कितनी देर में थक जाता है, तो उसी के हिसाब से कुछ एवरेज टाइम सेट कर दिया जाता है कि इतना जो रेस्ट इंटरवल एक पर्सन को और इतना ड्यूरेशन का रेस्ट इंटरवल एक पर्सन को देना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो इतना ही सफिशिएंट है जितना मैंने ये करवाया यहाँ तक, बस इनफ. उसके बाद एग्जांपल है, if there are 3 shifts of work, 3 शिफ्ट है, if after one shift worker gets tired, अगले शिफ्ट के बाद वो टायर्ड हो गया तो he can be assigned first and third shift. सेकंड शिफ्ट का उसको रेस्ट दे दो and given rest interval in second shift. During one shift also small pause of rest interval can be given. अगर इवन जो एक शिफ्ट के अंदर भी थोड़े थोड़े रेस्ट इंटरवल दे देने चाहिए. If it is observed that within a shift worker becomes more fresh with small breaks, मतलब यदि ऐसा महसूस किया जाता है कि वर्कर को छोटे छोटे रेस्ट इंटरवल दे दिए जाते हैं, जैसे उसे चाय पीने का रेस्ट इंटरवल दे दिया, थोड़ी देर बैठ गया, पानी पी लिया, तो इस तरह से उसका जो स्टेमिना और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो इसमें क्या है कि इसके कीवर्ड्स क्या, टू सेट रेस्ट इंटरवल्स एंड टू सेट नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल. मेन पर्पज इसका यही है. अगर ये वर्ड्स अगर आ जाते हैं आपके केस स्टडी में तो दिस इज फैटिग स्टडी. नाउ नेक्स्ट इज मोशन स्टडी. अभी मेथड स्टडी, नॉट मोशन स्टडी. मेथड स्टडी क्या है? मेथड स्टडी ये कहती है कि किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना. किसी भी जॉब को करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, तो उसमें से बेस्ट मेथड को चूज करना ही
मेन पर्पस होना चाहिए मैनेजर का। तो यहाँ पर टेलर ने क्या सजेस्ट किया है, द मेथड स्टडी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा मेथड होना चाहिए, एक अच्छा मेथड होना चाहिए जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम है लेकिन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज हो। तो टेलर सजेस्टेड दैट मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब। ये भी वही कह रहा है, किसके बेस पे होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए, रूल ऑफ थंब के बेस पे नहीं होना चाहिए। तो टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स राइट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। कहते हैं बहुत सारे मेथड है जो है डिफरेंट बेस पे जो है, जिससे रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक के डिफरेंट मेथड है, और जो सबसे सुटेबल मेथड है उसी को चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज देयर कैन बी टू मेथड, लेबर इंटेंसिव मेथड जब हाथ से बनाया जाता है, एंड मशीन इंटेंसिव मेथड जब जूता मशीनों से बनाया जाता है, शू मशीनों से बनाया जाता है। अब दोनों मेथड में कंपैरिजन किया जाता है। टू फाइंड आउट विच इज द बेस्ट मेथड, मैनेजमेंट मस्ट इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों की कॉस्ट देखेगी with both the methods and compare both the methods with the available resources of the company। और resources available है यानी मशीनरी अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है आसानी से, तो जो अवेलेबल होगा उसके बेस पर ही मेथड को चूज कर लिया जाएगा। तो इसके कीवर्ड्स क्या है, वही फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब अगर आ जाता है तो मेथड स्टडी है, सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स एंड डिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। ठीक है, तो these are the keywords of method studies। now third one is time study। अब टाइम स्टडी क्या कहती है, क्यों कंडक्ट की जाती है ये, टू डिटरमाइन और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टाइम स्टडी। ये इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए। यस, फर्स्ट द इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, एक पर्सन को किसी भी काम को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। एंड सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का स्टैंडर्ड टारगेट क्या होना चाहिए, यानी अगर मान लो 8 आवर्स एक वर्कर की ड्यूटी है, ठीक है, अगर एक काम को करने में 1 आवर लगता है, ठीक है, 1 आवर लग रहा है एक काम को करने में, तो यानी कितने यूनिट्स दिए जाएंगे, अगर एक यूनिट के लिए 1 आवर लग रहा है तो उसको कितने दिए जाएंगे, मतलब 8 आवर्स है तो 1 मल्टीप्लाई 8 यूनिट्स उसे 1 घंटे में मतलब पूरे दिन में प्रोड्यूस करने हैं। तो इस तरह से स्टैंडर्ड टारगेट भी फिक्स हो जाएगा। एंड डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, अब मान लो पता है कि इतना यूनिट्स बनाने हैं, पता है कि एक दिन में एक वर्कर 8 यूनिट्स ही बनाएगा, तो हमें अगर जितनी जल्दी से वो प्रोडक्शन करना है तो उसी हिसाब से हम नंबर ऑफ वर्कर्स भी डिटरमाइन कर लेंगे। एंड फोर्थ, कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज। अब इसी के बेस पर ही टाइम स्टडी के बेस पर ही क्या हम करेंगे, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। जो जल्दी से कम समय में कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो वो एफिशिएंट होगा, जो ज़्यादा टाइम लेगा प्रोडक्शन कम करेगा वो इनएफिशिएंट वर्कर होगा। तो टेलर ने ये कहा है कि इसको भी इंट्यूशन से डिसाइड नहीं करना, भाई वही है कि एवरेज वर्कर को जो है कोई भी काम दे दिया जाएगा, उसे नोटिस किया जाएगा, तो 100 टाइम्स ऐसे 100 ऑब्जर्वेशन के बाद एक एवरेज फिक्स कर लिया जाएगा भाई एक वर्कर को कितना टाइम लगे, तो दैट इज नोन एज टाइम स्टडी। इवन आपके एग्जाम का टाइम स्टैंडर्ड टाइम कितना रखा गया, 3 आवर्स, ये ऐसे सेट नहीं किया गया, इसकी भी काफी स्टडीज की गई है, काफी ऑब्जर्वेशंस किया गया, काफी एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद ही स्टैंडर्ड टाइम 3 आवर्स रखा है। तो पहले 3 आवर्स होता था लेकिन अपना 15 मिनट्स रीडिंग टाइम भी दिया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया गया था कि 3 आवर्स में बच्चे का पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो 15 मिनट्स उसको रीडिंग टाइम भी दिया गया था ताकि वो उसको 15 मिनट्स में पेपर को रीड करे, उसके बाद पेपर को सोल्व करे। तो ये ऐसे सेटअप नहीं किया गया था, ये टाइम स्टडी से ही सेटअप किया गया था। और भी एक एवरेज स्किल वाला बच्चा कितना टाइम लेता है उस पेपर को कंप्लीट करने के लिए, उसी के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है। इवन आपकी क्लास का जो टाइम पीरियड का टाइम होता है 40 मिनट्स होता है, एक सेट किया गया 40 मिनट्स, क्योंकि वर्कर्स में 30 to 35 मिनट्स सुनने, एक स्टूडेंट में जो सुनने की लिसनिंग कैपेबिलिटी होती है 30 मिनट्स होती है, उसके बाद बोर फील होना शुरू कर देती है, तो इसलिए 40 मिनट्स का उनका लेक्चर का टाइम रखा जाता है बच्चों का,
ताकि 40 मिनट्स के बाद आपको समझ आना बंद हो जाता है, थोड़ा सा लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लासेस में जाते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता जाता है, तो उसकी जो कैपेबिलिटीज बढ़ती जाती है, स्टेमिना बढ़ता जाता है, तो इस टाइम को और इंक्रीज कर दिया जाता है। फिर लेक्चर जो है 40 मिनट्स की बजाय 1 आवर 2 आवर्स के भी दिए जाते हैं। तो इसके कीवर्ड्स क्या है? टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, and to set the standard target for workers, and to determine number of workers to be employed. So these are the keywords of time studies. Now last work study की last technique है motion study. Motion studies means जो है एक वर्कर किसी भी काम को करते हुए कितनी बार अपनी बॉडीज की लिम्स की मूवमेंट्स करता है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि अननेसेसरी मूवमेंट्स को खत्म करना, एलिमिनेट करना। द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मोशन स्टडीज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स आ जाए तब भी वही है, पर्पस आ जाए तब भी वही है, और ये क्यों कंडक्ट की जाती तब भी ये सेम पॉइंट्स बनेंगे जैसे टाइम स्टडी में थे। यानी मोशन स्टडी का मेन पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स एंड व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब्स। जब कोई वर्कर काम कर रहा है तो उनकी मूवमेंट्स कितनी हो रही है उसको डिटरमाइन करना। फिर क्या करना कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, उसमें कितनी प्रोडक्टिव है यानी कितनी काम वाली मूवमेंट्स है, कितनी बेकार की मूवमेंट्स है, उनका डिफरेंशिएट करना। एंड देन फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव और वेस्टफुल मूवमेंट्स, जो अनप्रोडक्टिव है उसको कट डाउन कर लेना। एंड टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स। और इवन वर्कर्स की जो मूवमेंट्स को, अनप्रोडक्टिव को एलिमिनेट करने के लिए जो टूल्स इक्विपमेंट्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए ताकि उसकी जो मूवमेंट्स हो वेस्ट नहीं जाए। ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स क्या होती है? जैसे मान लो एक वर्कर है, एक मेसन का एग्जांपल लेते हैं, जो मजदूर, जो मिस्त्री जो एक दीवार खड़ी करता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी वो इस तरह से लंटर डलते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो अब तो खैर मशीनों से ही काम होता है। पहले क्या होता था, एक रो बना दी जाती थी वर्कर्स की, ठीक है। अगर कंक्रीट यहाँ तक पहुंचाना है तो एक ये नहीं कि अलग अलग वर्कर लेके जाएगा, ये इसको हैंड ओवर करेगा, ये इसको हैंड ओवर करेगा, और ये इसको हैंड ओवर करेगा, ये इसको हैंड ओवर करेगा, ताकि जो इन अननेसेसरी मोशंस है उसको एलिमिनेट किया जाए। इवन आपने कभी जो सैलून पे गए हो, जो सैलून पे जो बार्बर हैं वो क्या करते हैं, आप कभी नोटिस करना, उनके जो ब्रशेज हैं या जो ड्रायर वगैरह वो अपनी पॉकेट्स में रखते हैं ताकि उनको बार बार लिफ्टिंग करने में, डाउन होने में, बेंडिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इवन एक मोटर मैकेनिक के पास जाओ, जब भी वो आपकी बाइक या जो कार ठीक करने बैठेगा तो टूल बुक साथ लेके बैठते हैं ताकि ये ना हो कि बार बार उसको कोई टूल उठाने जाना पड़े। ऐसा नहीं, मतलब अपनी इमोशंस को जो जितनी भी अनप्रोडक्टिव इमोशंस है उसको एलिमिनेट किए जाते हैं। इवन जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसके नोट्स बना लोगे तो नोट्स इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जो एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, कि जब आप सारे नोट्स बना लोगे तो आपको यहाँ वहाँ जो है गैदरिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक ही नोटबुक में नोट्स होंगे, तो फटाफट जब पढ़ना होगा तो आप उन्हीं नोट्स में से पढ़ सकते हो। तो इमोशन स्टडी का मेन पर्पस क्या है कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना। तो इसमें एक अच्छा से एक एग्जांपल दिया, टेलर एंड हिज एसोसिएट। अच्छा, फ्रैंक ग्लिब्रेथ ने भी जो एग्जांपल दिए थे उसमें उसके भी काफी टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स है। इन दोनों ने मिलकर किया, देखा कि एक ब्रिक लेयरिंग जो पर्सन है यानी वो मिस्त्री मैसन है, जब उसकी अननेसेसरी मूवमेंट्स को खत्म किया गया तो उसकी 18 से 5 मूवमेंट रहेगी सिर्फ, यानी 13 वर अनप्रोडक्टिव। ठीक है, जब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को खत्म कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, भी सेम दिया हुआ है, टूल बॉक्स वाला दिया हुआ है, मैसन वाला, मैकेनिक वाला। यानी चारों टेक्निक्स, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, ये चारों मिलके क्या बन जाएंगे? वर्क स्टडी। वर्क स्टडी, इसके 4 पार्ट्स हैं, ये चारों पार्ट्स ही आपको करने हैं। और मोशन स्टडी के कीवर्ड्स क्या है? वही सेम, अनप्रोडक्टिव इंसिडेंटल मूवमेंट्स को रिमूव करना एंड एलिमिनेट करना, पहले डिफरेंशिएट करना फिर एलिमिनेट करना, एंड टू डिजाइन द इक्विपमेंट टूल्स फर्नीचर विच मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। ये वही सेम जो ऑब्जेक्टिव्स में दिए थे वो सभी कीवर्ड्स हैं। नाउ नेक्स्ट फोर्थ टेक्निक इज डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। एज नेम शोज, डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम मीन्स कि जो वर्कर्स को जो वेजेस दिए जाते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, शुड बी डिफरेंट। यानी टेलर ये कहता है कि दे शुड बी द डिफरेंट वेज रेट शुड बी गिवन टू द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। यानी एफिशिएंट वर्कर्स को अलग रेट पे मजदूरी दी जाए और इनएफिशिएंट को अलग। ऐसा क्यों किया जाता है?
मतलब एफिशिएंट को ज़्यादा रेट से और इनएफिशिएंट को कम रेट से क्यों दी जाती है? इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज एंड एक्स्ट्रा वेज पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट। कहते पहला तो काम क्या है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को डिफरेंट रेट पे दो। अगर एफिशिएंट को कुछ आप एक्स्ट्रा देते हो तो एफिशिएंट ही बना रहेगा। अगर कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है अगर एक कंपनी में फैक्ट्री में, तो क्या होगा, जो एफिशिएंट है वो भी इनएफिशिएंट बन जाएगा थोड़े टाइम बाद। यानी उसको एफिशिएंट बनाए रखने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाते हैं। और एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज, इससे एक बेनिफिट और भी है, विल मोटिवेट इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंट एम्प्लॉइज, ताकि वो भी एफिशिएंट एम्प्लॉइज की कैटेगरी में आए। इनएफिशिएंट भी तो उनको लगेगा कि जब इनको ये अच्छा काम करे, इन्हें अच्छा दिया जाए तो मैं क्यों नहीं, तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देंगे। इस तरह से इनएफिशिएंट भी एफिशिएंट की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एंड व्हेन पेमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ऑटोमेटिकली द प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड। जब यूनिट्स के हिसाब से प्रोडक्शन पेमेंट है तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जैसे इसका बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल है ये, इफ द स्टैंडर्ड टारगेट इज 10 यूनिट्स पर डे एंड स्टैंडर्ड रेट इज ₹50 पर यूनिट, तो रेट कितने 50 पर यूनिट। द वर्कर हु इज प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स मस्ट बी पेड ₹500। उसे तो मिल जाएगा 10 मल्टीप्लाई 50 500। द वर्कर हु इज प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट्स, यानी जो 10 से ज्यादा बना रहा है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, यानी उनको 60 के हिसाब से दे रहे हैं। अब जो 10 बना रहा है तो उसको मिल रहे हैं 500, जो 12 बना रहा है तो उसको कितने मिलेंगे, 12 मल्टीप्लाई 60 720। अब डिफरेंस तो सिर्फ 2 यूनिट्स का है, और लेकिन रुपीज में कितना फर्क है, दैट इज ₹220। यानी सिर्फ 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, 220 रुपए फालतू मेरे। तो जो इनएफिशिएंट है वो भी क्या करेगा, 10 वाला भी 12 बनाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स टू बिकम एफिशिएंट एंड अर्न मोर। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है, ताकि वर्कर्स जो इनएफिशिएंट है वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। इसके कीवर्ड्स क्या है, वे स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर्स and to differentiate between the efficient and inefficient workers and violates principle of equity. Equity में तो क्या होता है, equal treatment should be assured to the employees at the same level, यानी जो सेम लेवल के उन्हें इक्वल सैलरी देनी चाहिए, बट ये इक्विटी को वायलेट कर रहा है। ये क्या कहते हैं कि एफिशिएंट मतलब डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंसी के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए। नाउ दिस इज द लास्ट टेक्निक, मेंटल रिवॉल्यूशन। ये मेंटल रिवॉल्यूशन मैंने आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल्स में, टेलर के प्रिंसिपल्स में भी बताया था। मेंटल रिवॉल्यूशन मींस कंप्लीट चेंज इन द आउटलुक ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इन दोनों का मेंटल एटीट्यूड चेंज करना, इसका मेन पर्पस क्या, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों का एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड को चेंज करना, यानी कॉपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, दोनों एक दूसरे से कॉपरेशन से काम करें। रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन, prejudice from the minds of workers and management to adapt systematic thinking। तो कहते हैं कि जो ये सस्पिशन की फीलिंग है, प्रेजुडिस की फीलिंग है, ये दोनों के माइंड से हटा दो, ताकि दोनों की जो थिंकिंग, सिस्टमेटिक थिंकिंग को दोनों अडेप्ट करे, ढाले। यानी मतलब इसका मतलब ये है कि वर्कर्स को ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए, उसे ही सोचना चाहिए। वैसे तो क्या कि दोनों पार्टी सोचती, वर्कर्स सोचते हैं दे आर अंडर पेड, कि काम तो इतना करते लेकिन उनको सैलरी तो नहीं मिल रही, और मैनेजमेंट क्या सोचती है, दे आर गुड फॉर नथिंग। जब दोनों ही जो ये फीलिंग है ये हटा देंगे, अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज कर देंगे। अगर मैनेजमेंट ही सोचेगा इनको ज़्यादा सैलरी देनी है, वर्कर्स ही सोचेगा कि नहीं मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो मेन यही चेंज लाना, दिस इज नोन एज मेंटल रिवॉल्यूशन। तो टुडे यू हैव टू रिवाइज ऑल द टेक्निक्स ऑफ टेलर्स, F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor, and you have to write the notes. Thank you and have a nice day.